कैसे आप सोचिए, एक व्यापार करने आई कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और देखते ही देखते वो यहाँ हुकूमत करने लगी। ये कहानी अपने आप में कमाल की है, पर उससे भी ज़्यादा दिलचस्प है इस हुकूमत के खिलाफ जो प्रतिरोध उठा, जो जद्दोजहद हुई, हाँ, जिसकी एक गूंज हमें 1857 की क्रांति में साफ सुनाई दी। बिल्कुल। और ये प्रतिरोध कोई अकेली घटना नहीं थी। नहीं। ये तो एक लंबी, मतलब कई परतों वाली कहानी है। आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हाँ। ब्रिटिश राज के खिलाफ ये जो आवाजें उठी ना, वो अलग अलग कोनों से आईं। जंगलों में रहने वाले आदिवासियों से लेकर खेतों में जो किसान काम कर रहे थे उन तक, और फिर शहरों में जो नया पढ़ा लिखा तबका पनप रहा था, वहां से भी। हाँ, और इसी दौरान समाज के अंदर भी एक हलचल चल रही थी। मतलब पुरानी रीति रिवाजों पर सवाल उठ रहे थे, नए विचार आ रहे थे। तो हम उन सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों को भी देखेंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं आज के भारत की शक्ल तय की है जी। और ये हमारी पूरी बातचीत ये आधुनिक भारत का इतिहास वन शॉट भाग 2 नाम के स्रोत पर आधारित है। हमारा मकसद यही है कि आज़ादी की लड़ाई से जुड़े इन अलग अलग संघर्षों, सुधारों और सोच के धागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिरोध की जो सबसे पहली कड़ियां थीं, जनजातीय विद्रोह, शायद ये इसलिए सबसे पहले हुए क्योंकि ब्रिटिश नीतियों का सीधा और शायद सबसे तीखा असर इन्हीं की जिंदगियों पर पड़ रहा था। हाँ, उनकी जमीन, जंगल, बिल्कुल, जंगल, जमीन, उनका जीने का तरीका, सब जैसे खतरे में आ गया था। ये समझना जरूरी है कि उन्होंने खतरे को सबसे पहले क्यों भांपा। अच्छा, तो इन विद्रोहों की मतलब खास बात क्या थी? ये कैसे अलग थे जो बाद में आंदोलन हुए उनसे? कई मायनों में अलग थे। एक तो ये अक्सर अचानक भड़कते थे, बिना किसी बहुत बड़ी प्लानिंग के। अच्छा। दूसरा, इनमें आमने सामने की लड़ाई होती थी, उनके अपने पारंपरिक हथियारों से, तीर कमान, भाले, इस तरह से। और इनका मकसद सिर्फ अंग्रेजों को भगाना ही नहीं होता था हमेशा। कई बार, जैसा हमें मुंडा विद्रोह में देखने को मिलता है, इनमें अंदरूनी सामाजिक धार्मिक सुधार की कोशिश भी शामिल थी। यानी बिरसा मुंडा वाली बात। हाँ बिल्कुल। बिरसा मुंडा ने पहले अपने समाज को सुधारने पर जोर दिया और फिर उन्होंने राजनीतिक लड़ाई छेड़ी। कुछ अहम उदाहरणों पर बात करते हैं, जैसे तिलका मांझी का नाम आता है जी। राजमहल की पहाड़ियों में 1770-80 के दशक में। 1785 में वो शहीद हुए, बिहार के शायद पहले शहीद माने जाते हैं। जी। फिर छोटा नागपुर इलाके में देखिए, 1831-32 का फूल विद्रोह हुआ बुद्धो भगत के नेतृत्व में। इसे हम बड़े पैमाने पर होने वाले विद्रोह की एक तरह से शुरुआत मान सकते हैं। और 1855-56 का संथाल विद्रोह, वो तो बहुत ही अहम था। बहुत ज्यादा। सिद्धू और कानू के नेतृत्व में हुआ यह विद्रोह मुख्य रूप से जमींदारों और महाजनों के शोषण के खिलाफ था। और इसका नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों को बाकायदा संथाल परगना नाम से एक अलग प्रशासनिक इकाई बनानी पड़ी। अच्छा, हाँ, और संथालों की जमीन गैर संथालों को देना गैर कानूनी कर दिया गया। तो ये दिखाता है कि इन विद्रोहों का कुछ असर तो हो रहा था, ऐसा नहीं कि वो बेकार जा रहे थे। बिल्कुल। और फिर बिरसा मुंडा का उलगुलान, जिसका मतलब है महान हलचल, 1895 से 1900 के आसपास, ये पहले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की तरह शुरू हुआ और फिर राजनीतिक बन गया। तो इन सब के पीछे मतलब बुनियादी कारण क्या थे? स्रोत में भी जिक्र है इसका। कई कारण थे और सब आपस में जुड़े हुए थे। एक तो अंग्रेजों की नई जमीन व्यवस्था, जिसने उनकी सदियों पुरानी जो सामुदायिक मिल्कियत थी उसको तोड़ दिया। फिर जंगल के जो उत्पाद थे उन पर टैक्स लगा दिया। ईसाई मिशनरियों का दखल बढ़ रहा था, जो धर्म परिवर्तन भी करा रहे थे। और कुल मिला के देखें तो उनकी पूरी सामाजिक और आर्थिक दुनिया ही जैसे उजड़ रही थी। हाँ, मतलब पहचान का संकट। बिल्कुल। ये सारे बदलाव उनकी पहचान और उनके अस्तित्व पर ही हमला थे। ये सिर्फ आर्थिक लड़ाई नहीं थी, अपनी पहचान बचाने की भी लड़ाई थी। सही कहा। अब जनजातीय विद्रोहों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, किसान आंदोलनों पर आते हैं। इनके कारण कितने मिलते जुलते थे उनसे, या कुछ अलग थे? देखिए, आर्थिक शोषण का मुद्दा तो यहाँ भी बहुत बड़ा था, लेकिन किसानों के मसले ज्यादातर जमीन, लगान और कर्जे से जुड़े हुए थे। अच्छा। वो जो ब्रिटिश लगान व्यवस्था थी ना, चाहे वो स्थायी बंदोबस्त हो, रैयतवाड़ी हो या महालवाड़ी, सबने किसानों की कमर ही तोड़ दी थी। लगान की दरें बहुत ज्यादा ऊंची थीं। हाँ। और ऊपर से जमींदार और साहूकार वो अलग खून चूस रहे थे। और वो नील की खेती वाली बात भी तो थी, वो जबरदस्ती करवाते थे शायद। हाँ, बिल्कुल। नील, कपास जैसी जो नकदी फसलें थीं, उनकी जबरदस्ती खेती करवाई जाती थी। अब इससे होता ये था कि किसान अपनी जरूरत का अनाज नहीं उगा पाते थे, खाने के लाले पड़ जाते होंगे। उनकी खाद्य सुरक्षा ही खतरे में पड़ जाती थी।
बंगाल का जो 1859-60 का नील विद्रोह था वो इसी जबरदस्ती के खिलाफ था। दिगंबर और विष्णु बिस्वास के नेतृत्व में हुआ था और इतना जोरदार था कि बागान मालिकों को बंगाल छोड़कर बिहार और दूसरी जगहों पर जाना पड़ा। अच्छा, ये इतना प्रभावी था? हाँ, काफी प्रभावी रहा। और कौन से बड़े किसान आंदोलन हुए 19वीं सदी में? बंगाल का ही पावना विद्रोह देख लीजिए, 1873-76, वो बढ़ी हुई लगान दरों के खिलाफ था। और उसके दबाव में ही 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम यानी बंगाल टेनेंसी एक्ट बना, जिससे किसानों को थोड़ी राहत मिली। फिर महाराष्ट्र का दक्कन विद्रोह 1875 हुआ। ये मुख्य रूप से साहूकारों के शोषण के खिलाफ था, खासकर कपास किसानों का। और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि इसका जुड़ाव अमेरिका के गृह युद्ध से भी था। वो कैसे? क्योंकि अमेरिकी गृह युद्ध की वजह से कपास के बाजार में भारी उथल-पुथल मची थी, जिसका असर यहाँ के किसानों पर भी पड़ा। अच्छा, तो ये जो 19वीं सदी के आंदोलन थे, ये ज्यादातर स्थानीय किस्म के लगते हैं, मतलब लोकल मुद्दों पर। 20वीं सदी में क्या बदला? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। 19वीं सदी के आंदोलन ज्यादातर स्थानीय मुद्दों पर स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में होते थे। उनका कोई ऐसा स्थायी संगठन नहीं होता था। 20वीं सदी में खासकर गांधी जी के आने के बाद ये किसान आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए। चंपारण 1917, खेड़ा 1918 जैसे सत्याग्रहों ने गांधी जी को एक बड़ा राष्ट्रीय नेता बना दिया। हाँ, चंपारण का तो बहुत नाम सुना है। वो तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ था ना? जी हाँ, जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी ही पड़ती थी। गांधी जी को वहां राजकुमार शुक्ला नाम के एक किसान ने बुलाया था। और एक और दिलचस्प किस्सा है, वहां बथक मियां अंसारी नाम के एक रसोइये ने जहर देने की कोशिश से गांधी जी की जान बचाई थी। अरे वाह, ये तो कम लोगों को पता होगा। हाँ। और फिर किसान सभा जैसे संगठन भी बने, मतलब आंदोलन ज्यादा संगठित हो गए। का मोपला विद्रोह 1921 खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़ा था। हालांकि उसमें हिंसा हो गई थी, जिसके कारण कांग्रेस और गांधी जी ने बाद में अपना समर्थन वापस खींच लिया था। अच्छा। फिर गुजरात का बारदोली सत्याग्रह 1928 लगान बढ़ोतरी के खिलाफ एक बड़ा सफल आंदोलन था। और यहीं पर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी, वहां की महिलाओं ने दी थी। हाँ, ये तो पता है। तो कुल मिलाकर 20वीं सदी में किसान आंदोलन ज्यादा संगठित हुए, उनका दायरा बढ़ा और वो राष्ट्रीय राजनीति का एक अहम हिस्सा बन गए। ये दिलचस्प है कि कैसे प्रतिरोध के तरीके बदल रहे थे और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो रहे थे। अब थोड़ा सा हटकर बात करते हैं। अंग्रेजी राज ने सिर्फ विरोधी पैदा नहीं किया, बल्कि हमारे समाज के अंदर भी एक आत्ममंथन शुरू हुआ। ये सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन कैसे शुरू हुए? इनके पीछे क्या कारण थे? हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इसके पीछे कई कारण थे। एक तो पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव। एक नया पढ़ा लिखा वर्ग तैयार हो रहा था, जो तर्क और विज्ञान की रोशनी में अपने ही समाज की कुरीतियों को देख रहा था, उन पर सवाल उठा रहा था। जिस सती प्रथा, बाल विवाह। बिल्कुल, सती प्रथा, बाल विवाह, जाति भेद, छुआछूत, मूर्ति पूजा, इन सब पर सवाल उठने लगे। इन सुधारकों को लगा कि अगर भारत को मजबूत बनना है, दुनिया में जगह बनानी है, तो पहले अपने घर की इन कमियों को दूर करना होगा। इन सुधार आंदोलनों का असर क्या हुआ? क्या ये पूरे देश में फैले? देखिए, शुरुआत में तो इनका असर शहरों और पढ़े लिखे लोगों तक ही ज्यादा सीमित था, लेकिन इनका महत्व बहुत गहरा था। इन्होंने आधुनिक सोच, तर्कवाद और मानवतावाद को बढ़ावा दिया। जाति प्रथा और छुआछूत जैसी जो भयानक बुराइयां थीं, उन पर चोट की। महिलाओं की स्थिति सुधारने की बात बहुत जोर शोर से उठाई गई और एक तरह से इन्होंने लोगों में एक नई चेतना जगाई, जिसने आगे चलकर राष्ट्रवाद को भी मजबूती दी। इसमें सबसे बड़ा नाम तो शायद राजा राम मोहन राय का ही आता है। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राम मोहन राय एक जबरदस्त विद्वान थे, कई भाषाएं जानते थे। उन्होंने एकेश्वरवाद पे जोर दिया। 1828 में ब्रह्म सभा बनाई, जो बाद में ब्रह्म समाज कहलाई। और सती प्रथा के खिलाफ उनका काम? हाँ, वो उनका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ अथक अभियान चलाया, शास्त्रार्थ किए, लेख लिखे और उन्हीं के दबाव में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में इसे गैर कानूनी घोषित किया। उन्होंने शिक्षा और पत्रकारिता के जरिए भी समाज को जगाने का बहुत काम किया। अच्छा,
और स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज, उनका नजरिया क्या था? वो राम मोहन राय से अलग थे? हाँ, कुछ मायनों में अलग थे। दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उनका नारा था, वेदों की ओर लौटो। हाँ, ये तो सुना है। उन्होंने वेदों को ही सच्चा और एकमात्र ज्ञान माना और बाद के जितने भी कर्म कांड थे, मूर्ति पूजा, जातिवाद, बाल विवाह, इन सब का खंडन किया। और एक दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने स्वधर्म, स्वदेशी, स्वभाषा, स्वराज की बात की। स्वराज की बात उन्होंने। हाँ, सबसे पहले उन्होंने ही ये शब्द इस्तेमाल किए जिसने आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन को बहुत प्रेरणा दी। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम की किताब हिंदी में लिखी ताकि आम लोगों तक उनकी बात पहुंचे, और शुद्धि आंदोलन भी चलाया। जो लोग दूसरे धर्मों में चले गए थे उन्हें वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए। अच्छा। फिर आते हैं स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की उन्होंने। हाँ, स्वामी विवेकानंद, जिनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे जो कलकत्ता के काली मंदिर के पुजारी थे। 1893 में शिकागो में जो विश्व धर्म संसद हुई थी, उसने उनके भाषण ने पश्चिम में भारतीय दर्शन और हिंदुत्व का डंका बजा दिया था। उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो वेदांत के प्रचार के साथ साथ शिक्षा और समाज सेवा के काम पर बहुत जोर देता है। उन्हें भारत में एक नए आत्मविश्वास और एक गर्व की भावना जगाने का श्रेय दिया जाता है। इनके अलावा भी तो कई छोटे बड़े आंदोलन और संस्थाएं थीं। शायद उतने बड़े नाम ना हो, पर काम तो उनका भी था। हाँ, बहुत सारे थे। जैसे बंबई में प्रार्थना समाज 1867, जो महाराष्ट्र में सुधारों का एक बड़ा केंद्र बना। थियोसोफिकल सोसाइटी थी, जिसकी स्थापना तो विदेशियों ने की थी, मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने, लेकिन इसने प्राचीन भारतीय धर्म और दर्शन में लोगों की रुचि जगाई। दक्षिण भारत में भी कुछ हुआ था? बिल्कुल। दक्षिण भारत में जाति प्रथा के खिलाफ ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार का आत्मसम्मान आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण था। और केरल में श्री नारायण गुरु का आंदोलन था, जिन्होंने एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा दिया। और इन सुधारकों के प्रयासों से कुछ महत्वपूर्ण कानून भी बने, जैसे आपने सती प्रथा का बताया। जी हाँ, सती प्रथा कानून 1829 के अलावा 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जबरदस्त प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। हाँ, बिल्कुल। फिर बाल विवाह रोकने के लिए 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया, और फिर 1929-30 में शारदा अधिनियम आया, जिसने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 और लड़कों की 18 तय की। ये कानून बनवाना बिल्कुल आसान नहीं था। इनके पीछे सुधारकों का लंबा संघर्ष था। तो ये जो सुधार आंदोलन थे और पहले के जो विद्रोह थे, ये सब मिलकर एक नई राजनीतिक चेतना जगा रहे थे। और इसी पृष्ठभूमि में फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ, है ना? लेकिन उससे पहले भी कुछ छोटी मोटी कोशिशें हुई थी शायद। हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस एकदम से नहीं आ गई। उससे पहले छोटे छोटे राजनीतिक संगठन बनने लगे थे। जैसे 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसे कांग्रेस का पूर्वगामी संगठन माना जा सकता है। अच्छा। ये संगठन पढ़े लिखे भारतीयों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और फिर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। एओ ह्यूम का नाम आता है इसमें। जी, एओ ह्यूम एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी थे। उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला अधिवेशन बंबई में हुआ। अच्छा, तो कांग्रेस का सफर कैसा रहा? क्या शुरू से ही वो आजादी की मांग कर रही थी? नहीं, शुरू में ऐसा नहीं था। कांग्रेस के सफर को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं समझने के लिए। पहला दौर, मान लीजिए 1885 से 1905 तक, ये उदारवादी नेताओं का दौर था। जैसे दादा भाई नौरोजी, गोखले। हाँ, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये लोग ब्रिटिश सरकार से अपील, याचिका, ज्ञापन, इनके जरिए सुधारों की मांग करते थे। इन्हें ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास था। अच्छा, फिर दूसरा दौर? दूसरा दौर लगभग 1905 से 1919 तक, ये गरम दल या उग्र राष्ट्रवादियों का दौर था। तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें हम लाल बाल पाल कहते हैं, और अरविंद घोष जैसे नेता इसमें प्रमुख थे। इनका तरीका अलग था। बिल्कुल। इनका नारा था स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार। ये मानते थे कि सिर्फ मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, दबाव बनाना पड़ेगा।
और तीसरा दौर 1919 से 1947 तक वो गांधी युग कहलाता है, जब महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे और उन्होंने आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया। तो 1905 का साल काफी अहम लगता है। बंगाल का विभाजन हुआ था इसी साल। लॉर्ड कर्जन ने किया था। इसका क्या असर हुआ? बहुत गहरा असर हुआ। कर्जन ने तो बहाना बनाया कि प्रशासन के लिए बंगाल बहुत बड़ा है, इसलिए बांट रहे हैं, पर असली मकसद था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना और बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करना। लेकिन हुआ शायद उल्टा। हाँ, बिल्कुल उल्टा हुआ। इसके विरोध में जबरदस्त स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, विदेशी सामान का बहिष्कार किया, राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया गया। ये आंदोलन बहुत फैला। आखिरकार 1911 में अंग्रेजों को बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा। अच्छा। लेकिन इसी दौरान 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह जैसे नेताओं ने इसे बनाया और कहते हैं कि अंग्रेजों का भी इसमें पीछे से प्रोत्साहन था। फूट डालो और राज करो। बिल्कुल। और लीग ने जंदी मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग कर दी, जो 1909 के मोहल्ले मिंटो सुधारों में मान भी ली गई। इसे कई इतिहासकार भारत के बंटवारे की तरफ पहला बड़ा कदम मानते हैं। और कांग्रेस के अंदर भी तो फूट पड़ गई थी 1907 में सूरत में, नरम दल बनाम गरम दल। हाँ, सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर और आंदोलन को बंगाल से बाहर फैलाने के मुद्दे पर नरम दल और गरम दल के नेताओं में मतभेद इतने बढ़ गए कि कांग्रेस 2 हिस्सों में बंट गई। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका था। लेकिन बाद में ये फिर एक हुए। हाँ, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से नरम दल और गरम दल फिर एक हो गए। और इसी अधिवेशन में एक और बड़ी बात हुई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी एक समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। इसमें कांग्रेस ने लीग की अलग निर्वाचन मंडल की मांग को मान लिया था। अच्छा, ये भी 1916 में ही हुआ? जी हाँ। और इसी साल तिलक ने पुणे में और एनी बेसेंट ने अडयार मद्रास में अपने अपने होम रूल लीग आंदोलन भी शुरू किए, जिनका मकसद था स्वशासन यानी होम रूल हासिल करना। तो कांग्रेस के ये 2 धड़े थे, उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादी। इनके अलावा एक तीसरा रास्ता भी था, क्रांतिकारियों का। हाँ, बिल्कुल। जब कुछ युवाओं को लगा कि न तो अपील से बात बन रही है, न ही बहिष्कार जैसे आंदोलनों से, तो उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया। इसके भी हम 2 चरण देख सकते हैं। पहला चरण कौन सा था? पहला चरण आप कह सकती हैं मोटे तौर पर 1905 के बंगाल विभाजन के बाद से लेकर 1915 के आसपास तक चला। इसमें महाराष्ट्र में चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या की 1897। फिर सावरकर बंधुओं ने अभिनव भारत बनाया 1904। बंगाल में अनुशीलन समिति और युगांतर जैसी गुप्त समितियां बनी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का नाम इसी से जुड़ा है। हाँ, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908। फिर दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 हुआ, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। और सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेश में भी क्रांतिकारी सक्रिय थे। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडिया हाउस, अमेरिका कनाडा में गदर पार्टी बनी, जिसके नेता लाला हरदयाल थे। इनका मकसद क्या था? मतलब बम फेंक कर, हत्याएं करके क्या हासिल करना चाहते थे? इनका मुख्य मकसद था अंग्रेज अधिकारियों के मन में डर पैदा करना, शासन को अस्त व्यस्त करना और हथियार बंद विद्रोह के लिए माहौल तैयार करना। साथ ही अपने बलिदान से देश के युवाओं को प्रेरित करना। और फिर दूसरा चरण? दूसरा चरण 1920 और 30 के दशकों में आया। ये ज्यादा संगठित था और इसमें समाजवादी विचारों का भी प्रभाव था। 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA बनी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, सचिंद्र नाथ सान्याल जैसे लोग थे। इन्होंने ही 1925 में मशहूर काकोरी ट्रेन डकैती की थी। हाँ, काकोरी कांड। फिर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसों ने मिलकर HRA को नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सोशलिस्ट जुड़ गया इसमें? हाँ, समाजवाद का प्रभाव था। इन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए लाहौर में पुलिस अधिकारी सॉन्डस की हत्या की थी 1928। और फिर अपनी आवाज हुकूमत के बहरे कानों तक पहुंचाने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका 1929 और गिरफ्तारी दी। और बंगाल में सूरत सेन?
हाँ, बंगाल में मास्टर दा सूर्यसेन ने 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर एक बड़ा छापा मारा था। ये युवा क्रांतिकारी अपनी जान हथेली पर रखकर आजादी का संदेश फैलाना चाहते थे। तो ये 3 धाराएं चल रही थी, उदारवादी, उग्र राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी। और फिर 1915 में गांधी जी भारत लौटे और एक नई धारा शुरू हुई। बिल्कुल। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया था। भारत आकर उन्होंने पहले छोटे स्तर पर चंपारण 1917, खेड़ा 1918 और अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए 1918 सत्याग्रह किए, जो सफल रहे। और फिर 1919 में आया रॉलेट एक्ट। हाँ, वो काला कानून, जिसके तहत सरकार बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डाल सकती थी। न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील। इसके खिलाफ पूरे देश में विरोध हुआ। जबरदस्त विरोध हुआ। और इसी विरोध के दौरान 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में वो भयानक हत्याकांड हुआ। जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा कर रहे निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और इसी पृष्ठभूमि में फिर 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। हाँ, जिसमें खिलाफत का मुद्दा भी जुड़ गया था। हाँ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के साथ जो अन्याय हुआ था, उससे भारतीय मुसलमान नाराज थे। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा मौका देखा और खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। फिर कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया। ये पहले बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन था शायद। हाँ, ये पहला सही मायने में अखिल भारतीय जन आंदोलन था। लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ी, उपाधियां लौटाईं, बच्चों ने स्कूल कॉलेज छोड़े, वकीलों ने अदालतें छोड़ी, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ। अभूतपूर्व उत्साह था लोगों में। लेकिन ये आंदोलन वापस ले लिया गया था चौरी चौरा कांड के बाद। जी हाँ, फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में भीड़ ने गुस्से में आकर एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए। गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। इससे कई लोग नाराज भी हुए होंगे। बहुत लोग नाराज हुए, खासकर युवा वर्ग। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू जैसे कुछ बड़े नेताओं ने कांग्रेस से अलग होकर 1923 में स्वराज पार्टी बनाई। उनका मानना था कि हमें चुनाव लड़कर विधान परिषदों में जाना चाहिए और वहां सरकार के काम में बाधा डालनी चाहिए। अच्छा, फिर 1928 में साइमन कमीशन का भारत आना एक बड़ी घटना थी। इसका विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि ये कमीशन भारत में संवैधानिक सुधारों पर विचार करने आया था, लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। सारे सदस्य अंग्रेज थे। तो ये तो अपमानजनक था। बिल्कुल, इसीलिए इसका जबरदस्त विरोध हुआ। जहां भी कमीशन गया, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगे, काले झंडे दिखाए गए। लाहौर में ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे, जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उन्हें गंभीर चोटें आईं और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। लाला जी की मौत का बदला ही भगत सिंह और उनके साथियों ने लिया था। जी हाँ, सॉन्डर्स की हत्या करके। साइमन कमीशन के विरोध के जवाब में ही कांग्रेस ने 1929 में लाहौर में रावी नदी के किनारे अपना अधिवेशन किया, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। और यहीं पर ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। यानी अब डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूरी आजादी चाहिए थी। बिल्कुल। और ये भी तय हुआ कि हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। और इसी के बाद 1930 में गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा। हाँ, नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 साथियों के साथ दांडी तक पैदल यात्रा की और वहां समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश कानून को तोड़ा। ये एक प्रतीक था अंग्रेजी शासन की अवज्ञा का। और ये आंदोलन भी तेजी से फैला। बहुत तेजी से। देश भर में नमक कानून तोड़े गए, लोगों ने टैक्स देने से इनकार किया, शराब की दुकानों पर धरने दिए गए, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ। सरकार ने फिर दमन का रास्ता अपनाया। गांधी जी समेत हजारों नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1931 में। हाँ, 5 मार्च 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच समझौता हुआ। सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करना माना और गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया और लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति जताई। गोलमेज सम्मेलन सफल रहे थे? नहीं, तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930-32 ज्यादा सफल नहीं रहे।
दूसरे सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गए, लेकिन सांप्रदायिक समस्या और भारत के भावी संविधान पर कोई सहमति नहीं बन पाई। गांधी जी निराश होकर लौटे। और फिर 1932 में वो सांप्रदायिक पंचाट आया, कम्युनल अवार्ड। हाँ, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने इसकी घोषणा की। इसमें मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों के साथ साथ दलितों के लिए भी अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान कर दिया गया। गांधी जी ने इसे हिंदू समाज को तोड़ने की साजिश माना और इसके विरोध में पुणे की यरवदा जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। तब गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। जी हाँ, स्थिति गंभीर हो गई थी। फिर मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी और अन्य नेताओं के प्रयासों से गांधी जी और दलितों के नेता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। इसमें क्या तय हुआ? इसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग छोड़ दी गई, लेकिन उसके बदले में प्रांतीय विधान मंडलों में उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या लगभग दोगुनी कर दी गई, 71 से बढ़ाकर 148। केंद्रीय विधानमंडल में भी उनके लिए सीटें आरक्षित की गई। अच्छा, इसके बाद 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया। ये काफी महत्वपूर्ण था शायद। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण था। इसने प्रांतीय स्वायत्तता दी, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया और बर्मा को भारत से अलग कर दिया। इसी अधिनियम के आधार पर 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए और उसमें कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। बहुत अच्छा। कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में पूर्ण बहुमत हासिल किया और कुल 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। ये एक बड़ी कामयाबी थी और इसने दिखाया कि कांग्रेस ही भारत की मुख्य राजनीतिक शक्ति है। लेकिन फिर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। हाँ, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत को उसकी मर्जी पूछे बिना ही युद्ध में शामिल कर लिया था। इसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने अक्टूबर-नवंबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। इसी दौरान कांग्रेस के अंदर भी कुछ मतभेद हुए थे। सुभाष चंद्र बोस वाला मामला। जी, 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। सुभाष चंद्र बोस दोबारा अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया, लेकिन गांधी जी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अन्य सदस्यों से मतभेद के चलते बोस ने इस्तीफा दे दिया और फिर कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली। और उधर मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान की मांग कर दी। हाँ, 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। यहीं पर पहली बार औपचारिक रूप से भारत के मुस्लिम बहुल इलाकों को मिलाकर एक अलग स्वतंत्र राज्य यानी पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। माहौल तेजी से बदल रहा था। युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों का सहयोग पाने के लिए कुछ कोशिशें की। जैसे अगस्त प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन। हाँ, की। 1940 में वाइसरॉय लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव पेश किया, जिसमें युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस और संविधान सभा बनाने की बात कही गई, लेकिन कांग्रेस ने इसे ठुकरा दिया। फिर 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया। इसने भी युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस और संविधान सभा का प्रस्ताव रखा, लेकिन साथ ही प्रांतों को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार भी दे दिया, जो पाकिस्तान की मांग को हवा दे रहा था। इसे भी ठुकरा दिया गया। हाँ, कांग्रेस और लीग दोनों ने इसे ठुकरा दिया। गांधी जी ने इसे एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था, मतलब वादा भविष्य का था, और वो भी तब जब अंग्रेजों की अपनी हालत पतली थी। किया और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। ये अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा और शायद सबसे तीव्र आंदोलन था। सरकार ने तुरंत कार्रवाई की होगी। हाँ, अगली सुबह ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी समेत कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन नेता न होने के बावजूद ये आंदोलन अपने आप फैलता गया। लोगों ने खुद ही नेतृत्व संभाला। भूमिगत रहकर भी काम हुआ। हाँ, जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता जैसे नेताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन को चलाया। उषा मेहता ने तो बंबई में गुप्त रेडियो स्टेशन भी चलाया था। कई जगहों पर, जैसे सतारा महाराष्ट्र, बलिया यूपी, मिदनापुर बंगाल में लोगों ने अंग्रेजी शासन खत्म करके अपनी समानांतर सरकारें भी बना ली थीं। और इसी समय सुभाष चंद्र बोस विदेश में आजाद हिंद फौज को संगठित कर रहे थे। जी हाँ, सुभाष बोस 1941 में नजरबंदी से भागकर जर्मनी और फिर जापान पहुंचे। वहां उन्होंने रास बिहारी बोस द्वारा बनाई गई आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी (INA) का नेतृत्व संभाला।
1943। सिंगापुर में उन्होंने आज़ाद भारत की अंतरिम सरकार बनाई और दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे दिए। आईएनए ने भारत पर हमला भी किया था। हाँ, जापानी सेना की मदद से आईएनए ने बर्मा के रास्ते भारत पर हमला किया, इम्फाल और कोहिमा तक पहुंच गए, अंडमान निकोबार द्वीपों को जीतकर उनका नाम शहीद और स्वराज द्वीप रखा। लेकिन फिर जापान की हार के साथ आईएनए को भी पीछे हटना पड़ा। युद्ध खत्म होने के बाद आईएनए के सैनिकों का क्या हुआ? युद्ध के बाद पकड़े गए आईएनए के अधिकारियों शाहनवाज खान, प्रेम सैगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया 1945। पूरा देश उनके समर्थन में उठ खड़ा हुआ। भूलाभाई देसाई जैसे वकीलों ने उनका बचाव किया। हालांकि कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया, लेकिन जन दबाव के चलते वाइसरॉय को उनकी सजा माफ करनी पड़ी। तो युद्ध खत्म होने के बाद आज़ादी की प्रक्रिया तेज हुई। हाँ, 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने, जो भारत की आज़ादी के पक्ष में थे। 1945 में वाइसराय लॉर्ड वेवल ने शिमला में एक सम्मेलन बुलाया, वेवल योजना, लेकिन वो कांग्रेस और लीग के बीच सहमति न बन पाने के कारण असफल रहा। फिर कैबिनेट मिशन आया 1946 में। जी, ब्रिटिश सरकार ने भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए 3 कैबिनेट मंत्री, पैथिक लॉरेंस, स्टाफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर का एक मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को तो ठुकरा दिया, लेकिन एक ढीले ढाले भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा, जिसमें प्रांतों को काफी स्वायत्तता थी। इसने एक संविधान सभा बनाने और तुरंत एक अंतरिम सरकार बनाने का सुझाव दिया। क्या इसे मान लिया गया? हाँ, कांग्रेस और लीग दोनों ने इसे शुरू में स्वीकार कर लिया। संविधान सभा के लिए चुनाव हुए और सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। लीग शुरू में इसमें शामिल नहीं हुई, लेकिन बाद में शामिल हो गई, पर उसका रवैया असहयोग का ही रहा। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए, लेकिन मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। और फिर वो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। हाँ, लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी और उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का ऐलान किया। इसके बाद कलकत्ता में भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जो फिर नोआखली, पूर्वी बंगाल और बिहार तक फैल गए। हजारों लोग मारे गए। गांधी जी ने दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया शांति स्थापित करने के लिए। माहौल बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था। हाँ, बहुत ज्यादा। ये साफ हो गया था कि अब देश का बंटवारा शायद टाला नहीं जा सकता। फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने ऐतिहासिक घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 तक हर हाल में भारत छोड़ देंगे, चाहे सत्ता सौंपने के लिए कोई समझौता हो या ना हो। और लॉर्ड माउंटबेटन को वाइसरॉय बनाकर भेजा गया। जी, लॉर्ड माउंटबेटन को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आखिरी वाइसरॉय बनाकर भेजा गया। उन्होंने भारत आकर तेजी से सभी नेताओं से बात की और इस नतीजे पर पहुंचे कि देश को एकजुट रखना अब संभव नहीं है। बंटवारा ही एकमात्र रास्ता बचा है। तो उन्होंने 3 जून 1947 को अपनी योजना पेश की। हाँ, जिसे माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना कहते हैं। इसमें भारत को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में बांटने का प्रस्ताव था। पंजाब और बंगाल का भी बंटवारा होना था। रियासतों को छूट थी कि वो भारत या पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहें। इसे कांग्रेस और लीग ने मान लिया। हाँ, बहुत भारी मन से, लेकिन दोनों ने इसे मजबूरी में स्वीकार कर लिया, क्योंकि और कोई रास्ता दिख नहीं रहा था और देश गृहयुद्ध की कगार पर था। और फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। जी, माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जिसमें 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को सत्ता सौंपने की बात कही गई। और फिर 15 अगस्त 1947 आज़ादी का दिन। हाँ, भारत आज़ाद हुआ, सदियों की गुलामी खत्म हुई, लेकिन ये आज़ादी बंटवारे के दर्द के साथ आई। देश 2 हिस्सों में बंट गया, पाकिस्तान बना। लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़कर इधर से उधर जाना पड़ा। भयानक हिंसा हुई, लाखों लोग मारे गए। आज़ादी मिली, लेकिन एक बहुत बड़ी, बहुत दर्दनाक कीमत चुकाकर। नेहरू ने आज़ादी की पूर्व संध्या पर संविधान सभा में अपना वो प्रसिद्ध भाषण दिया, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, नियति से साक्षात्कार। तो ये थी कहानी। वाकई एक लंबी और जटिल यात्रा। जंगलों में शुरू हुए वो छोटे छोटे बिखरे हुए विरोध,
फिर किसानों का संघर्ष, समाज सुधार की वो लहरें, फिर संगठित राजनीतिक आंदोलन, उदारवादी, उग्र राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी, और फिर गांधी जी के नेतृत्व में वो विशाल जन आंदोलन। बिल्कुल। एक ऐसी यात्रा जिसमें कितने ही रास्ते थे, कितनी अलग अलग विचारधाराएं थीं, कितने उतार चढ़ाव थे। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत की आज़ादी किसी एक व्यक्ति या किसी एक संगठन की देन नहीं थी। ये उन अनगिनत धाराओं का संगम था जिनमें कभी तालमेल था तो कभी टकराव भी था। हाँ, वो जनजातीय योद्धा, वो किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं, वो समाज सुधारक, उदारवादी नेता, गरम दल के नेता, गांधीवादी सत्याग्रही, वो क्रांतिकारी जिन्होंने जान दे दी, इन सब का योगदान था इस आज़ादी में। और यहीं पर हम आज की ये गहरी बातचीत खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल शायद हम सबके मन में छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। इतनी सारी अलग अलग आवाजें, इतने सारे अलग अलग रास्ते, इतने मतभेद, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, क्रांतिकारी, रियासतें, इन सब के बीच से एक होकर एक एकीकृत आजाद भारत का सामने आना, क्या ये किसी चमत्कार से कम था? और इस जटिल उलझे हुए अतीत की विरासत आज के भारत के लिए क्या मायने रखती है? जरूर सोचिएगा इस पर।